अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन वालों, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यानी तिलावत हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, तो मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था कल, क्योंकि आप लोगों ने ही कहा था कि सर ये वाली हसल नहीं रुकनी चाहिए, कि आप भेजते रहें, रोज हम करते रहेंगे, और माशाल्लाह मतलब करके भेजते भी हो। मतलब आज तुम्हारा तो मैंने चेक भी किया था, मैंने बताया था। चलें। ओके, तो इस सवाल में था ये कि वो आपसे पूछ ही रहा था कि भाई शायद उसने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं और कुछ कुछ असर्शंस पे किए हैं। आपने कमेंट ये करना था अलोंग विद द जस्टिफिकेशन, क्या ये प्रोसीजर सही है या नहीं है। अच्छा भाई, तो और देखो एक्सप्लेनेशन भी है, ये बहुत लाजमी था, क्योंकि कुछ बच्चों के मैंने आंसर देखे, वो कह रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है। भाई ये तो बताओ कि सही क्यों नहीं है। यानी इफ आप अगर उसको मना कर रहे हैं कि भाई ये सही नहीं किया, तो फिर वजह भी बताओ कि अगर आपने जो किया है उससे क्या वेरीफाई हो रहा है। एग्रीड। चलें। हमने कहा सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024, द ऑडिट टीम परफॉर्म वेरियस सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सर यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात नहीं हो रही है। टू वेरीफाई द असर्शन रिलेटेड टू द कंपनीज फिक्स एसेट, यानी चलो ये है कि भाई फिक्स एसेट तक महदूद है, वो एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना चाह रहा है। वैल्यूएशन और ओके, सबसे पहले भाई उसने ब्रेक करके दे दिया कि एग्जिस्टेंस पे ये काम किया हुआ है। पहला उसने कहा कि टीम ने ऑब्टेन किए हैं टाइटल डीड्स फॉर द एसेट्स एंड क्रॉस चेक देम अगेंस्ट द एसेट रजिस्टर टू कंफर्म द ओनरशिप। भाई ये राइट को वेरीफाई कर रहा है, ये एग्जिस्टेंस को वेरीफाई नहीं कर रहा। तो आपने ये लिखना था कि obtaining title and deeds for the assets and verifying it through the fixed asset register does not give evidence about the existence. However, it does provide evidence about the right. तो हमने यही लिखा था कि ये राइट वेरीफाई करता है और ये हमारा एग्जिस्टेंस को केटर नहीं करता। चलिए जी, वेरी गुड, हमने कहा ये बात समझ आती है। अच्छा, दूसरा ये है द टीम रिव्यूड द कंपनीज इंश्योरेंस पॉलिसीज टू इंश्योर दैट द फिक्स एसेट्स आर एडिक्वेटली इंश्योर्ड। ये मैंने आपको अपने लेक्चर्स में भी बताया था कि दिस इज अ यूनिक वे टू आइडेंटिफाई दैट वेदर एसेट्स एग्जिस्ट और नॉट। क्योंकि हाँ, क्योंकि इस पे याद है मैंने क्लियरेंस भी दी थी कि सबमरीन वाली, अगर सबमरीन में कोई चीज है तो ही एक थर्ड पार्टी ने उसको इंश्योर किया है, तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस है। ये मैंने लिखा भी था, शायद मौस तुम्हें ही लिखा था मैंने कि ये दिस इज अ वे टू ऑब्टेन इनडायरेक्ट एविडेंस। ऐसा ही है। तो ये प्रोसीजर बिल्कुल रेलेवेंट है, हाँ डायरेक्ट नहीं है बट इनडायरेक्ट, अब एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करता है। इंश्योरेंस अगर आप तो वही वेरीफाई करना चाह रहे हो ना जानी, जो आपके सैंपल में आया, हम सारे वेरीफाई करते हैं, ये सैंपल वाले। वो तो ये कह रहा है क्या ये करना सही है या नहीं है। हम यहाँ पे इस बहस में नहीं जा रहे कि सैंपलिंग सही है या नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं क्या ये प्रोसीजर्स है, एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो सकती है। आपका जवाब क्या होना चाहिए? यस। हाँ बिल्कुल ना, आप इस पे लिखेंगे ना कि वेरीफाइंग existence through the company's insurance policy by inspecting company's insurance policies does not provide direct existence evidence. However, it indirectly provides evidence regarding existence of the assets because the third party will not insure the assets unless they have physically inspected. तो आपने ये थोड़ा सा बना के लिखना था उसको।
वैल्यूएशन पे चलो कुछ हद तक आ सकता है, पर ये मेजरली आपकी जो बात है वो किसकी कर रहा है, एग्जिस्टेंस की। सही है सर, मगर एसेट्स की नेचर ऐसी हो कि आप खुद वेरीफाई कर सकते हो, तो फिर इस पे रिलाय करना बेहतर नहीं होगा? नहीं देखो, वो ये भी तो कह रहा है ना कि आप भी बताओ और क्या करोगे। आप बोल दो इसके अंदर, और हम ये करेंगे कि खुद सेल्फ से जाके फिजिकली इसको चेक कर लेंगे और परफॉर्म करेंगे शीट टू फ्लोर, obtain some of the assets appearing in the fixed asset register and physically inspect whether they exist or not। तो ये आप लिखे ना, आपको किसने मना किया है? वो तो बोल रहा है जो इसने किया हुआ है वो बताओ क्या वो सही है या नहीं। मतलब आप ये तो नहीं लिख सकते ना पेपर के अंदर, वो खुद भी जाके कर सकता तो ये क्यों कर रहा है? वो आपको ये बोल रहा है कि बताओ जो किया है वो सही है या नहीं। सीधी सी बात है। चलें, हमने कहा ये हिसाब किताब हो गया। वैल्यूएशन की बात कर रहा है। वैल्यूएशन के अंदर टीम रिव्यूड द कंपनीज टैक्स रिटर्न टू वेरीफाई द डेप्रिसिएशन क्लेम फॉर द टैक्स पर्पसेस। सही नहीं है? वेरी गुड। तो ये मैंने तकरीबन बच्चों का देखा था, उन्होंने सही लिखा था। उन्होंने ये लिखा था कि वेरीफाइंग द डेप्रिसिएशन अमाउंट फ्रॉम द कंपनीज टैक्स रिटर्न इज नॉट अ रेलेवेंट प्रोसीजर बिकॉज tax depreciation and the accounting depreciation might differ due to change in rate, due to change in life and different accounting principles। तो आपको याद है ना कि टैक्स वाले की तो अपनी लाइफ होती है, वो अपने रेट बता रहा होता है, हमारे अपने होते हैं, तो दैट मीन्स कि वहां से वेरिफिकेशन तो बनती ही नहीं है। हाँ, अब एक बच्चे ने लिखा था कि मैं इसको इंस्पेक्ट कर लूंगा एफएआर से, दिस इज रॉन्ग। वैल्यूएशन के लिए आपको रीकैलकुलेट करना होता है। नहीं, ये बात समझ। देखो, आपको एफआर से देख के डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं समझ आएगा सिवाय इसके कि बुक हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। आप रिकैलकुलेट करोगे क्योंकि वी विल रिकैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फ्रॉम द फिक्स एसेट रजिस्टर अपीयरिंग इन दी एफआर। यानी हम कह रहे हैं कि वो एसेट जो मेरे एफआर में अपीयर हो रहे हैं उसको मैं उठाऊंगा, उस पर डेप्रिसिएशन की रिकैलकुलेशन कर लूंगा। नहीं तो देखो, अब दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, हमने तो उसमें थोड़ा सा मिस किया है। वो वैल्यूएशन असर्शन के लिए कह रहा है टू वेरीफाई डेप्रिसिएशन, यानी वो सिर्फ डेप्रिसिएशन की वेरिफिकेशन की बात कर रहा है, पूरे एफआईआर की बात नहीं कर रहा। तो देखो ना, द टीम रिव्यूड द कंपनीज टैक्स रिटर्न टू वेरीफाई द डेप्रिसिएशन क्लेम्ड फॉर द टैक्स पर्पस। ये, हाँ, अगर आप इस ब्रॉडर एक्सपेक्ट में लेके जा रहे थे क्योंकि क्लियर नहीं कि सारे एसेट्स के लिए, तो एक्सपर्ट तो तब आएगा ना जब आप फेयर वैल्यू पे रखते हो। यहां पे आप ये बोल सकते हो कि मैं सैंपल बेसिस पे एग्रीमेंट्स या टाइटल डीड्स उठाऊंगा और देखूंगा कि कितने का एसेट खरीदा गया था, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दी वैल्यूएशन। क्लियर है? बिल्कुल। सारे एसेट्स पे नहीं, इंश्योर कैसे करेंगे सारे एसेट्स पे बुक हुई हुई है? हम यही तो कह रहे हैं, सिंपल इसको लिखने का तरीका क्या होता है? वी विल सेलेक्ट assets from the fixed asset register and recalculate the depreciation expense। तो इसमें सभी हो गया ना, हमने सब पे ही मेक श्योर कर लिया कि कैलकुलेट हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है? तो हमने तो रिकैल कर लिया। प्रोसीजर सजेस्ट करने को नहीं बोला था, तो इसमें करेक्ट प्रोसीजर बताएंगे नहीं। अगर बोला नहीं है तो आपको बताने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर वैसे भी रीड कर लें आप, तो उसने खाली बोला है कि भाई अगर आप मना कर रहे हैं तो इसका रीजन बता दें, और सही कह रहे हैं तो उसका भी रीजन बता दें। क्लियर है? चलें, हमने कहा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। द टीम परफॉर्म द डिटेल एनालिसिस ऑफ द कंपनीज इंटरनल कंट्रोल ओवर द टू असेस वेदर एनी वीकनेस एग्जिस्ट इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट। भाई, ये कंट्रोल्स का एविडेंस देगा, ये प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर का एविडेंस नहीं देगा। तो आपने, बिल्कुल, तो आपने अगर ये देखना है तो आपने ये देखना होगा क्या आईएफआरएस के हिसाब से, कंपनी एक्ट के हिसाब से सारी चीजें डिस्क्लोज हुई या नहीं हुई। कंट्रोल एनवायरनमेंट से आपको सिर्फ कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का पता लगता है, ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर का। क्लैरिटी है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ। तो अगर ये 10 नंबर का सवाल था तो 10 में से कितने मिलते हैं भाईजान? 5 8 ऐसा? 8, चलो, यानी 5 से नीचे वाला कोई नहीं होना चाहिए ना, लानत है। हाँ, मतलब इतनी मेहनत के बाद 5 से नीचे तो नहीं आने चाहिए। और ये सारे वो यूनिक सवाल हैं जो आज तक आपके एग्जाम में टेस्ट नहीं हुए और आगे इससे भी मुश्किल आएंगे। सही है? तो अभी ग्रेजुअली चलें।
सर जो डेप्रिसिएशन एफएस में रिफ्लेक्ट होता है वो तो टैक्स डेप्रिसिएशन से डिफरेंट होता है ना, तो ये रीजन लिख सकते हैं, यही रीजन लिखना था। ये रीजन नहीं लिख सकते, रीजन यही था, यही रीजन था कि नहीं कर सकते। सही है, इंश्योरेंस वाला पिक नहीं हुआ। अच्छा, इंश्योरेंस वाला हालांकि मैंने क्लास में बताया था। सही है, तो वो बस याद रखना कि इनडायरेक्ट वेज ऑफ वेरीफाइंग भी होते हैं, तो वो ये था। पर अगेन नॉट द डायरेक्ट एविडेंस बट इनडायरेक्ट एविडेंस। मतलब एक, अगर मैंने आपको बताया था कि मैंने सब मरीन्स को वेरीफाई किया था, तो वो मैं डायरेक्ट भी किया था मैंने वो सिस्टम के जरिए, पर इनडायरेक्ट एविडेंस भी ले लिया था, एडिशनल एविडेंस, क्योंकि मेरा रिस्क वहां पे ज्यादा था। किसकी? नहीं, एग्जिस्टेंस, तो तभी तो वो उसमें लिखा हुआ है। सही है। नहीं, सोल्यूशन में वैल्यूएशन इसलिए कहा हुआ होगा क्योंकि जब वो जो देखने जाता है ना एसेट, तो वो कहता है इस वैल्यू का इतना परसेंट प्रीमियम लूंगा, उस हिसाब से भी ऑल्टरनेटिवली वेरीफाई हो सकती है, पर वहां पे मकसद टेस्ट करना क्या था? एग्जिस्टेंस। सही है। ओके सर, थर्ड में आपने क्या बताया था, रिपीट करते हैं। मैंने कहा भाई कंट्रोल्स को असेस करके आपको कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का पता लगता है, ना कि प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की एप्रोप्रिएटनेस का। क्लियर है? हमने इंश्योरेंस वाला करेक्ट लिखा था, मगर चेकिंग में मेरा ये पॉइंट गलत कर दिया है। किसने गलत किया? ये तो फिर शामत आई है किसी की। किसने गलत किया? मैं तो इंश्योरेंस वाला उल्टा बोला था कि करना है, तो मैंने वो तो खुद ही चेक किया था। नहीं नहीं फातिमा, ऐसा नहीं हो सकता, अगर हुआ है तो फिर नाम बताओ उसके स्क्रीनशॉट के साथ, फिर बाद में देखते हैं उसको। सही है, देखो दैट इज द रीजन कि मैं खुद भी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। नहीं, ये इसमें ड्राफ्टिंग में गलती माफ नहीं है। हाँ, क्या क्या है? सही है, और वो पुतला? चलो खैर है। अच्छा जी। सर फिर नॉन इंश्योर्ड एसेट्स के लिए क्या हम फिर शीट टू फ्लोर करेंगे? जी बेटा, ऐसी बात है, अगर एक चीज की इंश्योरेंस नहीं है, तुम बोलियो इंश्योरेंस पॉलिसी दिखा दे, बोलेगा ही नहीं, बोलेगा नहीं फिर भी दिखा दे। तो भाई उसके लिए फिर यही है ना कि आप जाके खुद फिजिकली इंस्पेक्ट कर लो। सही है। हाँ जी। अच्छा देखो, रिटन रिप्रेजेंटेशन तो इज एन एडिशनल एविडेंस एंड फर्दर, इस सवाल में ये मांगा नहीं था कि आप एडिशनली क्या करेंगे। हाँ वैसे अगर लिखना चाहते हो तो वो तो ओवरऑल जेनरिक है, बहुत जेनरिक है, क्योंकि तो सबसे आखिर में बोला जाता है कि आपने सारी चीजों पे कंप्लीटली डेप्रिसिएशन बुक किया या नहीं किया, पर इसमें रिक्वायर्ड नहीं था। तो अगेन लिखने को सही है, पर वो सबसे आखिर की बहुत जेनरिक है, नॉट स्पेसिफिक। सही है ना इंश्योरेंस वाला? नहीं तो इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस किस चीज पे होगी? जो चांद पे मौजूद है? हाँ, या फिजिकली मौजूद है? आज आज मैंने इंश्योरेंस वाले को बुलाया, मैंने कहा मुझे कार इंश्योर करानी है। वो बोला कहाँ है? मैंने कहा वो देख वो रही। बोला किधर है? मैंने कहा वो रही। बोला है कहाँ, सोच रहा हूँ। तो बोला मैं भी सोचता हूँ, इंश्योर करते हैं दोनों। बताओ, हो सकता है? तो यानी कोई चीज एग्जिस्ट करेगी तो ही तो इंश्योर होगी ना। अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ मैं सोचूं, तो बोल रहा मैं भी सोच में तुझे इंश्योर कर रहा हूँ, पता नहीं सोच कहाँ जा रही है दोनों की। कोई चीज होगी तो उसकी इंश्योरेंस होगी। क्लियर है? लॉजिक ये पहले भी दी थी, आज भी दे रहा हूं। चलें। ओके, तो ये रहा इसका आंसर। ऑब्टेनिंग टाइटल एंड डीड्स फॉर द एसेट्स एंड क्रॉस चेकिंग देम अगेंस्ट द एसेट रजिस्टर इज नॉट डायरेक्टली रेलेवेंट फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस अबाउट द, बट इज रेलेवेंट फॉर वेरीफाइंग। यानी राइट वेरीफाई कर रहा है, इसके अलावा कुछ वेरीफाई नहीं कर रहा। अच्छा, reviewing the company insurance policy to ensure the fixed assets are adequately insured is relevant for verifying the valuation assertion। यानी वो जाहिर सी बात है, जब देखता है तो कहता है भाई इतने की कार की वैल्यू है तो मैं इतना इंश्योरेंस दूंगा। वैल्यूएशन तो उसमें हुई जाती है ना। आगे, एज द इंश्योरेंस कंपनी टिपिकली फिजिकली इंस्पेक्ट एंड वैल्यूज द एसेट बिफोर इशूइंग द। अच्छा, वो कह रहा है कि भाई क्योंकि देखो वैल्यूएशन तो वेरीफाई हो ही जाएगी, जैसे इसने भी कहा, क्योंकि वो ऐसी बात है वैल्यू ऑफ एसेट को देखेगा फिर उस पर इंश्योरेंस देगा कि भाई इतने की वैल्यू का एसेट है। बट कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी मैंने उसको एग्जांपल दी कि जब तक एसेट फिजिकली इंस्पेक्ट वो नहीं कर लेता तब तक वो आपको इंश्योरेंस नहीं देगा, क्योंकि एसेट तो पे हर कंपनी बोले कि भाई मेरे पास तो ये चीज मौजूद है, इंश्योरेंस दे दो, वो बोलेगा भाई चली गई, अब बोलेगा दे दो क्लेम।
तो पहले तो फिजिकली इंस्पेक्ट होगा ना। अब जब फिजिकली इंस्पेक्ट होगा तो ही इंश्योरेंस होगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बात समझ आती है? चले, मतलब ऐसे तो एग्जांपल ये है कि मैंने जब न्यू कार ली थी एक्वा, तो उसको मैंने इंश्योर कराया। अब मैंने कॉल किया था कि मैं ईएफयू जर्नल का ऑडिटर हूं मैं। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला यार इतने परसेंट पे ना, अच्छा प्रीमियम लगाया जाता है मार्केट वैल्यू का 1%, मार्केट वैल्यू का, यानी 0.5%, 1%, 1.5%, डिपेंडिंग अपॉन कितना रिस्की कस्टमर है। अच्छा, उसने मुझसे पूछा तेरी कार की वैल्यू क्या है, मैंने कहा भाई 45 लाख रुपए वैल्यू है। उसने बोला सही है, इंश्योरेंस हो जाएगी। मैंने कहा ला जल्दी भिजवा पॉलिसी। उसने बोला रुक जा, पहले वो इंस्पेक्ट भी करेगा आके। मैंने कहा यार तेरे को मेरी बात पे यकीन नहीं है? अब उसने बोला कि भाई अगर तू एफएक्स लेके घूम रहा है और तू क्लेम करे पे किसके, एक्वा के, तो हमारे तो लग गए। पहले ये तो देख लें कि एसिड मौजूद है या उसी स्पेसिफिकेशन उसी वैल्यू का है। तो पहले बताओ वैल्यूएशन और एग्जिस्टेंस दोनों समझ आता है? तो वो ये लॉजिक होती है कि भाई वो वेरीफाई करता है पहले। तो वो पूरा इंस्पेक्टर आता है, वो पूरा इंस्पेक्ट करता है उसको, और वो देखता है कि भाई अच्छा उसने बोनट वगैरह ये सारी चीजें देखी, उसने इंजन की हालत देखी, तो उसने बोला चलो सही है। अगर मैं क्लेम करता कि मुझे 45 लाख रुपए इंश्योर करवाने और हालत उसकी खस्ता होती, वो कभी नहीं करता। वो बोलता जो वैल्यू बनती है, क्योंकि अगर अज्यूम करें कार अगर टोटल लॉस हो जाती है, तो मैं तो पूरे क्लेम करूंगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 45 हो सकता है ना होती। तो ये उस इंस्पेक्शन वाले बंदे का काम होता है, उसको हम कहते हैं इंश्योरेंस की जबान में सर्वेयर। वो सर्वे करने आता है, वो डिसाइड करता है पूरी मार्किंग के साथ, उसके पास पूरी शीट होती है प्रॉपर, कि क्या ये इसकी वैल्यू इतनी बनती है। अच्छा, अगर यही चीज मुझे बिल्डिंग इंश्योरेंस करवानी होती तो कोई और सर्वेयर होता, क्योंकि वो बिल्डिंग एक्सपर्ट होता। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने अपने पैनल पे रखे हुए होते हैं, तो वो सारी चीजें मेक श्योर करते हैं, एग्जिस्टेंस भी और वैल्यूएशन भी। अब तुमने बोला बिल्डिंग इंश्योर करानी है, बोला कहाँ है, वो बनेगी अभी यहाँ पे, तो तब कराएंगे। मैंने कहा फिर आना तब। सही है, चलो ओके। हाँ क्योंकि सही बात है। चले इधर। अब मुझे बताओ, रिव्यूइंग द कंपनीज टैक्स रिटर्न टू वेरीफाई डेप्रिसिएशन इज नॉट रेलेवेंट फॉर वेरीफाइंग वैल्यूएशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। अच्छा क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन फॉर द टैक्स पर्पस कैन डिफर फ्रॉम द ड्यू टू चेंज इन मेथड रेट, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, वो रिड्यूसिंग पे होता है, हमारी लाइफ अलग होती है। तो ये तो मेरे ख्याल से तकरीबन सबने लिखा था, इतना दिमाग तो चल रहा था सबका कि भाई दोनों की लाइफ अलग होती है, दोनों का डेप्रिसिएशन अलग होगा। चलें, हमने कहा while understanding the company's internal control is important for assessing the overall control environment, this procedure is not directly relevant for internal control. Testing is typically done as part of the, is not part of। हमने कहा भाई सब्सटेंटिव टेस्टिंग अलग है, उसमें हम टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे होते हैं, और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा भी तो उसने लिखा भी था कि भाई ये तो कंट्रोल की टेस्टिंग है, टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं है। सब्सटेंटिव इज ऑल अबाउट टेस्ट ऑफ डिटेल, जिसमें हम डिटेल्स को वेरीफाई कर रहे होते हैं कि क्या वो एप्रोप्रिएटली प्रेजेंट हुआ। इसका तो सही तरीका ये था कि हम एफएस को उठाएंगे और मैच करेंगे एक एक रिक्वायरमेंट ऑफ आईएफआरएस के डिस्क्लोजर से, कि वो क्या अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज हुआ या नहीं हुआ। ये तरीका होता है। यूजुअली हम जो फर्म में कर रहे होते हैं, हमने आईएफआरएस की चेकलिस्ट बनाई हुई है। आईएफआरएस की चेकलिस्ट ये होती है, वो आपको ये मेक श्योर करती है कि ये डिस्क्लोजर, ये डिस्क्लोजर, ये डिस्क्लोजर, यानी फॉर एग्जांपल वो इलेक्ट्रॉनिक है। अब ईवाई क्या करता है, हमसे ये पूछता है कि इज द कंपनी इज अ डीवैल्यूएशन मॉडल। जब मैं रिस्क असेसमेंट कर रहा होता हूं, मैं क्लिक करता हूं यस, तो वो बोलता है लिखो इसके आगे काम क्या करोगे। वो प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंट कराता है। क्या कराता है? डॉक्यूमेंट कराता है कि इस पे क्या क्या काम होंगे। अच्छा, फिर जब मैं फाइनल स्टेज पे होता हूं, रिपोर्ट साइन करने के लेके जाता हूं पार्टनर के पास, तो पार्टनर पहले बोलता है सॉफ्टवेयर दिखाओ कि तुमने डिस्क्लोजर चेकलिस्ट भरी। अच्छा, जब मैं डिस्क्लोजर चेकलिस्ट भर रहा होता हूं ना, तो उस पर यस नो यस नो यस नो करना होता है। अच्छा, वहां पे ऑटो पॉपुलेटेड सवाल उठ के आ गए, हैव द एंगेजमेंट टीम डिस्क्लोज HCA। वो मुझे याद दिला रहा है कि HCA डिस्क्लोज करनी है, वैल्यूअर का नाम डिस्क्लोज, इससे मिस नहीं होता। बात समझ आ रही है? तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि वी कैन फिल आउट द डिस्क्लोजर चेकलिस्ट in order to make sure that all the disclosures have been made in the financial statements। तो वो तो इतना हाई टेक है कि अब जाहिर सी बात है, अब यही काम बाकी फर्म्स भी करती हैं, बट उनके पास एक वर्ड का फॉर्मेट है, वो प्रिंट कर लेते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉनिक है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक इसलिए क्योंकि वो रिपोर्ट जनरेट ही नहीं करने देगा ऑटोमेटिक नंबर के साथ ईवाई के, जब तक आप ये सारी चीजें कर ना लें।
तो ये कंट्रोल्स हैं, इसको हम किसके पार्ट पे कंट्रोल कहते हैं? फर्म के पार्ट पे। और फर्म ये कंट्रोल इसलिए लगा रही है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती ना हो। अबे ऑडिट में गलती ना हो, ऑडिट में गलती ना हो, भूल भी रहे हो हाँ। कहने का मतलब ये है कि ऑडिट के लिए, क्योंकि हम कंट्रोल लगाते हैं ये मेक श्योर करने के लिए कि क्लाइंट रिसीव प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट सर्विसेज। क्लैरिटी है? पक्की बात है? चलें ओके। हमने कहा कि सर आप जल्दी से खोल लें अपने पास लोन्स एंड बोरिंग्स, लोन्स एंड बोरिंग। ओके जी। चलिए जी इधर फोकस के साथ। भाई क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी एंटिटी के ऑडिट पे जाएं, जैसे मैं पीटीसीएल के ऑडिट पे हूं, तो उसने कोई 62 बिलियन की फाइनेंसिंग ली हुई है, 62 बिलियन, और 62 बिलियन की फाइनेंसिंग उसने ली हुई है मल्टीपल बैंक से, यानी कुछ यूबीएल से, कुछ एमसीबी से, कुछ जेएस बैंक से। यानी एक कंपनी ने फाइनेंसिंग ली हुई है मल्टीपल बैंक से। अच्छा अब जरा इसको एक एक करके प्रोसेस करेंगे। अगर एक कंपनी ने, जिसका तुम ऑडिट करने गए हो, उसने मल्टीपल बैंक्स से जाके फाइनेंसिंग ली हुई है, तो आपको यह सोचना चाहिए कि मेरे मल्टीपल बैंक्स का बैलेंस आउटस्टैंडिंग होगा, सिर्फ एक बैंक का नहीं होगा बल्कि। अच्छा यानी आप ये कह रहे हैं, यानी सर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ईयर एंड पे जाएंगे, तो मैंने जो यूजुअली देखा है, जो इनका जनरल लेजर बनता है, तो अच्छा एक लेजर आता है टेक्निकली 100,628 लोन्स का। फिर वो सब लेजर आता है उसका 100,628 1, 100,628 2 और 100,628 3। अच्छा फिर इसके साथ साथ लेजर के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है यूबीएल। मतलब ये इसलिए कर लेता हूं कि जब आप एक्चुअल ऑडिट करने जाएंगे तो आपको ये पता हो कि चीजें दिख कैसी रही होती हैं और अप्लाई करने में आसानी हो, rather देन यू विल बी आस्किंग योर सीनियर कि करना क्या है। तो आपको पहले से ही पता हो कि यार ये चीजें ऐसे दिखती हैं, तो लेजर में ये ब्रेकअप आ रहा होगा। तो मैंने सबसे पहले ये करना है कि लोन का जो भी ब्रेकअप है वो क्लाइंट से लेना है और देखना है जीएल में जितना आ रहा है क्या वो एफएस से टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जीएल से एफएस भी तो है ना, जीएल से ही बनते हैं एफएस। तो आपने देखा कि भाई ये इस बैंक का अमाउंट, इस बैंक का अमाउंट, इस बैंक का अमाउंट, यही टोटल किससे मैच होना चाहिए? एफएस से। अच्छा जी हम बात करते हैं सबसे पहले कंप्लीटनेस की। अच्छा मैंने क्लाइंट को बोला कि भाई ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, मुझे इस बैंक का शेड्यूल अलग दो, इस बैंक का शेड्यूल अलग दो, और इस बैंक का शेड्यूल अलग दो। उसने कहा शेड्यूल अलग दूं मतलब? मैंने कहा भाई आपकी पूरी वर्किंग होगी ओपनिंग इंटरेस्ट पेमेंट क्लोजिंग, ओपनिंग इंटरेस्ट पेमेंट क्लोजिंग, ओपनिंग इंटरेस्ट पेमेंट क्लोजिंग। बोला सबकी चाहिए? मैंने कहा हाँ भाई फाइनेंसिंग है यार, मतलब सब चीजों की देखेंगे यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने उसको बोला कि भाई तुम्हारी जितनी फाइनेंसिंग है उसकी लिस्ट प्रोवाइड करो, ऑब्टेन की लिस्ट ऑफ फाइनेंसिंग फ्रॉम द क्लाइंट, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की और चेक किया एफएस से। फिर मैंने कहा ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, मुझे हर एक लोन का शेड्यूल चाहिए। अच्छा जो पीडीसीएल है वो तो आप उसके एफएस में भी जाके देख सकते हैं, जो पीडीसीएल है उसने कोई 15 बैंक्स से मल्टीपल फाइनेंसिंग ली हुई है, ओवरऑल लोकल इंटरनेशनल दोनों। अच्छा तो हमने कितने शेड्यूल्स लिए होंगे? 15, जिसमें ओपनिंग इंटरेस्ट
पेमेंट और क्लोजिंग, यानी ओपनिंग पे इंटरेस्ट लगता है, पेमेंट होती है, क्लोजिंग बच जाता है। ये हिसाब किताब चल रहा है। अच्छा, जैसे ही मैंने शेड्यूल लिया तो वो कुछ इस तरीके से था। अच्छा, यही शेड्यूल आई थिंक एमसीबी, जेएस बैंक एंड यूबीएल के लिए सेपरेट सेपरेट होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग हिसाब से। अच्छा, मैंने अब देखो करना क्या है। मैं जब मैथमेटिकल एक्यूरेसी की बात करता हूं ना, तो लेट से ये शेड्यूल चलता आ रहा होगा पिछले 2 सालों से। फिर यहां पे शुरू हुआ जनवरी 1 2024, और फिर ये खत्म हुआ 31 दिसंबर 2024। हो सकता है कि मंथली इंटरेस्ट पे होता हो, तो ये कैलकुलेशन भी मंथली बनी हुई होगी। नहीं, ये बात समझ, मंथली बनी हुई होगी ना। और यहां पे हो सकता है कि इंटरेस्ट मंथली पे हो रहा हो, और जो लोन रीपेमेंट है वो 6 महीने में या 3 महीने में पे हो रही हो। पर जो भी है वो इस कॉलम से चाहे इंटरेस्ट या कुछ भी हो माइनस होता रहेगा। ऐसा ही है। अच्छा, मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जनवरी पे फिल्टर लगाया और दिसंबर तक, और इसकी चेक कर ली एक्यूरेसी, मैथमेटिकल एक्यूरेसी। ऐसा है। अच्छा, इसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की और इंटरेस्ट को भी जाके मैच किया जीएल से। अच्छा भाई, ये तो सोचने की बात है ना कि अगर लोन लिया हुआ तो इंटरेस्ट भी तो मेरे फाइनेंशियल्स में आ रहा होगा। तो क्या पागल हैं, सिर्फ लोन को वेरीफाई करेंगे साथ साथ इंटरेस्ट को भी? ये तो कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो यानी समझ ही आ रही है बात कि मैंने लोन शेड्यूल लिया, लोन शेड्यूल से सबसे पहले क्या उठा लिया, इंटरेस्ट अपने पीरियड का, क्योंकि फॉर द ईयर होता है ना। अपने पीरियड का इंटरेस्ट उठाया और मैंने इसको ट्रेस कर लिया कहां से, जीएल से। और जीएल से ट्रेस किया तो एफएस में भी आ रहा होगा। यानी वो, अच्छा अभी मैंने ये नहीं किया कि ये सही कैलकुलेट हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ, अभी पहले ये देख रहा हूं कि जो शेड्यूल्स में दिख रहा है क्या वही जीएल में आ रहा है। वरना तो आप ही ढूंढते रहोगे बने कैसे हैं ये एफएस। तो पहले ये देख लो, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड है जिसके बेस पे वो बना है। एग्रीड। ये हिसाब किताब हो गया। अच्छा, फिर आपकी रीपेमेंट्स आती हैं। अब वो रीपेमेंट मे भी आपकी इंटरेस्ट की हो, मे भी आपकी प्रिंसिपल की हो, उस पे आते हैं। वो तो ट्रांजैक्शन है ना। हम तो देख रहे हैं इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, ये तो रीपेमेंट है, लोन कम होगा इससे। वो आते हैं और क्या बचा होगा हमारे पास, क्लोजिंग। अच्छा, अब हमें ये मेक श्योर करना है कि यही क्लोजिंग उठ के, क्योंकि यही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, इससे क्या इंश्योर हो रही है, कंप्लीटनेस। अच्छा, फिर मैंने कहा चलो ये भी देख लिया। फिर मैंने कहा यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स देखता हूँ, क्या पता कोई और नया लोन अप्रूव किया इन्होंने यहाँ पे दिखाया, या इनसे शेड्यूल मिस हो जाए। तो मैंने किया ये उसके बाद कि इंस्पेक्ट किए बीओडी के मिनट्स टू चेक वेदर देयर इज एनी फॉर ऑब्टेनिंग। अच्छा, बीओडी के मिनट्स हमने कहीं और भी देखे थे। कहाँ पे? कैशन बैंक में। कैशन बैंक में भी देखे थे, कैशन बैंक में अकाउंट खुला या नहीं खुला उसकी कंप्लीटनेस के लिए। बिल्कुल, तो हम रेलेवेंट रेलेवेंट चीजें देख रहे हैं। सही है। चलें, हमने ये कहा कि इंस्पेक्ट कर लेंगे बीओडी मिनट्स, यानी अब हमें तसल्ली हो गई ये वाली कि भाई ये मेरे जो भी लोन के शेड्यूल्स हैं वो कंप्लीट हैं, और शेड्यूल्स ही लिस्ट में आ रहे हैं, और लिस्ट से जीएल बन रहा है, जीएल से एफएस बन रहा है। एग्रीड। चलें, हमने कहा सर जब वंस आपने बात कर ली कंप्लीटनेस की, तो आपके पास जितने भी लोन्स हैं उनके लिए आप क्या सर्कुलेट करेंगे? अच्छा, सर्कुलेट तो उसको करूंगा ना पहले पता हो लोन किससे लिया हुआ है। तो हमने ये कर लिया। अच्छा, मैं तुम्हें एक और चीज सिखाता हूं। जब मैं कैश एंड बैंक में बैंक को कंफर्मेशन भेज रहा होता हूं ना, तो उस कंफर्मेशन में ये भी लिखता हूं कि आप मुझे ये बताएं, इज देयर एनी लोन और फैसिलिटी ऑब्टेन्ड बाय दिस क्लाइंट। तो कैश एंड बैंक में जो कंफर्मेशन भेजता हूं उससे भी कंप्लीटनेस का अंदाजा होता है। यानी इस बात को समझाता हूं वापस से, देखो बैंक नया नहीं आएगा, पर हो सकता है उस बैंक में कोई फैसिलिटी हो,
जो इन्होंने हमें बताई ना हो। तो हम उस पूरी कंफर्मेशन को ऐसा डिजाइन करते हैं कि भाई तू ही बता दे कि इस कंपनी ने आपसे कोई फाइनेंसिंग ली हुई है, अगर ली हुई है तो उसकी लिमिट बता दो और बता दो कब डिसबर्स किया था, तो वो खुद बता देता है आपको। तो क्या कंप्लीटनेस एक तरीके से वहां से भी निकल के आ जाती है? बिल्कुल आती है। अब यहां पे देखो, हमारे पास जितने भी लोन्स आए, हमने उसको कंफर्मेशन सर्कुलेट की और हमने कहा ये चीजें कंफर्म करो जरा देखना। मैंने कहा मुझे बता दो कि प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितनी है, अमाउंट आपने डिसबर्स कितनी की थी, अमाउंट रीपे कितनी हुई है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है, इंटरेस्ट फॉर द ईयर कितना है। अच्छा, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर में फर्क होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है पे होना बाकी है, इंटरेस्ट मतलब पूरे साल का। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना कि क्वार्टर क्वार्टर इंटरेस्ट पे हो रहा हो और नवंबर से क्वार्टर शुरू हो रहा हो, तो 2 महीनों का आउटस्टैंडिंग होगा क्योंकि अगले जनवरी में पे होगा। अच्छा, ये मैं इस तरीके की कंफर्मेशन तब बनाता हूँ और यूजुअली बना भी लेते हैं हम, क्योंकि सीधा सीधा एविडेंस मिल जाता है कि थर्ड पार्टी कह रही है कि इतने पैसे दिए थे, इतने पैसे रीपे हुए, इतने पैसे बच गए, इतना इंटरेस्ट था, इतना इंटरेस्ट बच गया। थर्ड पार्टी एविडेंस क्या रिलायबल है? मोस्ट रिलायबल है, मोस्ट रिलायबल है। तो हमने ये तो डिजाइन किया और फिर मैं उसको कहता हूं ये भी बता दे कि इसने गिरवी क्या क्या रखवाया है। तो क्या लिखा हुआ है? कोलेट्रल। देखो उसके आगे क्या लिखा है मैंने। अच्छा, जैसे ही अब मैं क्या करता हूँ, पीडीसीएल की इतनी सारी फाइनेंसिंग के दिमाग तो वहीं खराब हो जाता है कि आप पहले एक एक करके ट्रेस करो। तो मैं पूरी टीम के साथ बैठता हूँ, मैं टीम को कहता हूँ कि सारी कंफर्मेशंस निकालो और एक एक करके डिस्क्लोजर से मैच करो कि जो जो कोलेट्रल इन लोगों ने रखवाया है और जो बैंक कह रहा है क्या वो डिस्क्लोज हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि आप लोन के नोट के नीचे बताते हैं कि मेरे रिसीवेबल्स हाइपोथिकेट हुए में, इन्वेंट्री हाइपोथिकेट हुई हुई है, इन्वेंट्री पे चार्ज क्रिएट हुआ हुआ है, कैश पे चार्ज क्रिएट हुआ हुआ है, ये सारी चीजें डिस्क्लोज होती हैं। क्योंकि कल को एक नया शेयर होल्डर कंपनी में एंटर होने की सोचे तो वो ये देखे कि भाई इसके कैश तो वैसे ही प्लेज हुआ हुआ है। सही है, बैंक मना नहीं कर रहा, बैंक ये भी कहता है कि आप एक मिनिमम लिमिट से नीचे नहीं रख सकते कैश, वो उसकी कंडीशन होती है। एग्रीड? पक्की बात है। चलें आगे। फिर हमने कहा, हमने जब उसको ये सारी चीजें कंफर्म करने को बोला तो वो हमने कहा कि भाई
अब आगे जी। ओके जी, सॉरी यार लाइट का कोई इशू हो गया था इसलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, फिर मैंने कहा कि भाई जब कंफर्मेशन का जवाब आ जाएगा तो आप कंफर्मेशन के जवाब को इवेल्युएट करोगे और चेक करोगे कि क्या जो बैंक ने अमाउंट या चीजें कंफर्म की हैं क्या वही इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हुई हुई है या नहीं हुई हुई। चलो अगर अज्यूम करें कि अगर नहीं हुई हुई तो क्या वो एक मिस स्टेटमेंट में काउंट होगी। यस। अच्छा, अगर मिस स्टेटमेंट में काउंट होगी तो यू विल रिक्वेस्ट द क्लाइंट कि वो उसको सही करे, और अगर नहीं करता तो फिर आप ओपिनियन पे इम्पैक्ट देखेंगे। तो सारी चीजें चलें। वैसे एक बात है, क्या हम ये कह सकते हैं कि एक कंफर्मेशन भेजने से मेरी वैल्यूएशन की भी बहुत सारी चीजें सही हो सकती हैं, और इवन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको कंफर्मेशन से हासिल हो जाती हैं, यानी एक प्रोसीजर से मल्टीपल असर्शंस। एग्रीड। अच्छा, फिर मैंने कहा यार प्रॉपर वैल्यूएशन पे काम करें अलग से तो कैसे होगा। तो जो मेन बात है, मैंने कहा मैं सबसे पहले जितने भी लोन्स थे मेरे, मैं उसके लोन एग्रीमेंट ले लूंगा। अच्छा, अभी कल ही मैं वेरिफिकेशन करवा दो तो इसलिए याद भी है ज्यादा। लोन एग्रीमेंट ले लिए। अच्छा, मुझे लगता है कि लोन एग्रीमेंट जब मैंने ऑब्टेन किए तो लोन एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा हुआ होगा कि लोन अमाउंट क्या थी, दूसरा इंटरेस्ट रेट क्या है, पीरियड कितना है, और कोलेट्रल क्या रखवाया गया था, और फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट क्या होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट क्या होता है, कितने टाइम बात करनी है, क्वार्टरली, मंथली, ये सारी चीजें सब लिखी हुई होंगी। जब मैंने ये चीजें वेरीफाई कर ली लोन एग्रीमेंट से, देखो ये लिखा हुआ, ऑब्टेन करूंगा लोन एग्रीमेंट फॉर द फैसिलिटीज एंड इंस्पेक्ट लोन अमाउंट, और जो लोन अमाउंट आई है फिर देखूंगा बैंक स्टेटमेंट से जाके क्या वो पैसे आते हुए दिखे या नहीं दिखे। देखो एक तो एक्चुअल में लोन एग्रीमेंट होना अलग बात है और एक्चुअल पैसे आना अलग बात है। तो आपने क्या वो जाके ट्रेस करने हैं कहां से, ये ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा कि वाकई में बैंक, देखो लोन पे तो मुझे मसला नहीं है, लोन तो क्रेडिट हुआ हुआ है, तभी तो आपको मिला है वो। आपको मसला है इसके डेबिट से। बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में ये बेवकूफी करते हैं कि एक साइड वेरीफाई कर लेते हैं, दूसरा साइड वेरीफाई नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि सही है भाई, आपने लोन अमाउंट तो देख ली ना, वो तो कंफर्मेशन में भी बता रहा है, बट क्या उसका डेबिट बैंक में आते हुए गिरा या नहीं गिरा। दिस इज व्हाट वी कॉल अ प्रॉपर ऑडिट। क्योंकि आपको मैंने ये भी सिखाया था कि जब आप कैश एंड बैंक ऑडिट कर रहे थे तो कैश एंड बैंक के अंदर आप खुद सोचें, आपने तो क्लोजिंग बैलेंस वेरीफाई किया था एज एड, और मैंने आपको तो ट्रांजेक्शन कहां वेरीफाई करोगे, हर जगह जो जो प्रोसीजर जहां जहां कर रहे होगे वहां पे ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएंगी। तो अगर आप यहां पे भी नहीं देखोगे तो इसका मतलब है पूरे साल के कैश पे आपने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ किस पे काम किया है, एजेड पे। तो हमें जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका एक एक एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना होता है। तो यानी अगर मैंने अगर मैंने सुनना, अगर मैंने सैंपल बेसिस पे ये चेक किया कि यार सही है यार, मैंने एक एग्रीमेंट उठाया और मैंने एग्रीमेंट में देखा कि यार 1 बिलियन की अमाउंट आ रही है, तो क्या वो क्रेडिट को वेरीफाई कर रहा है। यस, क्योंकि तुम लोन के लेजर को देख रहे हो, उसका डेबिट कहाँ है, बैंक। पर क्या लेजर से देखूं या असल में बैंक स्टेटमेंट से। बैंक स्टेटमेंट से जाके देखोगे तो समझ आएगा कि क्या वाकई पैसा आया या नहीं आया, तो ही ऑथेंटिकेशन होगी। चलें, फिर हमने कहा इंटरेस्ट रेट भी देखेंगे और रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब यहां पे एक मिनट रुकना। जैसे ही आपने बात कही इंटरेस्ट रेट की, अब आपको लोन अमाउंट भी पता है और इंटरेस्ट भी पता है, क्या मैं रिकैलकुलेट कर लूं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे अगर क्वार्टरली है तो कितने महीने का सूद लगाऊंगा, और फिर 3 महीने का इंटरेस्ट लग के वो पे हो रहा होगा। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, रिकैलकुलेट इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द रेट, और फिर यहां पे लिखा है इंस्पेक्ट रीपेमेंट फ्रॉम द, यानी सर आप लोगों ने ट्रांजैक्शंस में पैसा आते हुए भी देखना है, जाते हुए भी देखना है। एग्रीड। चलें, फिर हमने कहा कोलेट्रल। अच्छा, क्या कोलेट्रल जो जो रखवाया क्या वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा। अच्छा, आपने तो एडिशनली थर्ड पार्टी से भी कंफर्म कर लिया कि तू भी बता दे कि भाई क्या कोलेट्रल है। अच्छा, सबसे अहम चीज ये हमने रिस्क में पढ़ा था, एडवर्स की रेशियोज थे।
ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स था, गोइंग कंसर्न के इशू थे, सही है। अच्छा, डेट कोवेनेंट्स के ब्रीच होने का मतलब ये है कि जो बैंक ने शरायत रखी हैं वो आप ब्रीच कर दें। अच्छा, तो मुझे लगता है कि आपने फिर डेट कोवेनेंट्स को रीकैलकुलेट भी करना है, सारे रेशियोज को कैलकुलेट करोगे, कंप्लायंस चेक करोगे कि क्या वेदर वो कंप्लायंट हैं। चलो एक सवाल, अगर वो कंप्लायंट ना हुए ईयर एंड से पहले, तो इसका मतलब यह है कि इमीडिएटली पेएबल है, आपकी सारी लायबिलिटीज करंट में आनी चाहिए। अच्छा, फिर ऐसा पास पेपर कराया था मैंने सीए फाइनल का, सुनना। हुआ ये था कि ईयर एंड के बाद, ऑडिट रिपोर्ट का सवाल है, याद करना, मैं जानबूझ के लिंकिंग करा रहा हूं। आपको याद होगा उसमें लिखा हुआ था कि आपने डेट कोवेनेंट्स ब्रीच कर लिए हैं, पेमेंट ड्यू थी, आपने नहीं की। ईयर एंड के बाद बैंक मान गया कि चलो एक साल डेफर कर देना, एक साल, बल्कि 2 साल उसने डेफर किए थे, 2 साल किए थे उसमें। हमने कहा था गोइंग कंसर्न का मसला नहीं है, पर उसने लायबिलिटी को नॉन करंट में दिखा दिया था, अगर आपको याद हो वो पास पेपर, सही है ना। अगर आपको याद हो तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि उसने जो इंटरेस्ट 2 सालों बाद पे करना है उसको वो नॉन करंट में ले आया है। हमने कहा था IS 1 के हिसाब से उसको करंट में होना चाहिए, तो क्या वो मिस स्टेटमेंट कंसिडर की गई थी? वो मिस स्टेटमेंट थी, तो देखो वो यहां से निकलती है ऐसे कि आपने डेट कोवेनेंट्स ब्रीच किए और ईयर एंड से पहले बैंक की तरफ से कोई माफी नहीं आई। अच्छा हाँ, अगर ईयर एंड से पहले ही बैंक आपको कहता था जाओ भाई हम आगे डेफर कर रहे हैं, तो मसला नहीं है, क्योंकि ईयर एंड पे कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। बात होती है कंडीशन की कि क्या 31 दिसंबर या 30 जून, व्हाट सो एवर योर ईयर एंड इज, क्या वहां पे ये हालात वाकयात मौजूद करते हैं? अच्छा, अब आप ये नहीं कह सकते रिपोर्टिंग डेट के ऊपर मेरे पास राइट था कि मैं डेफर कर दूंगा पेमेंट, ऐसा नहीं है। बैलेंस शीट बनती है एजेड की, ईयर एंड से पहले अगर उन लोगों ने ये परमिशन ले ली होती तो कोई इशू वाली बात नहीं थी, पर वो सारी चीजें निकल के यहां से आती हैं कि आपने वेरीफाई किया होगा तो वो डिटेक्ट हुई होगी। क्लियर है? अच्छा, लेकिन ईयर एंड तक तो वो नॉन गोइंग कंसर्न थी नहीं। देखो एक बात सुनना इधर, ये मैंने स्पेसिफिकली बताया था, गोइंग कंसर्न के लिए आप बियॉन्ड ईयर एंड जाते हैं। यस, अगले 12 साल जाते हैं, मतलब अगले 12 साल के 12 महीने जाते हैं। आप नेक्स्ट पीरियड देखते हैं, यहां पे आप ईयर एंड पे भी रहते हुए कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि गोइंग कंसर्न का तो मसला ऐसा है कि देखो एक और बात है, अगर गोइंग कंसर्न आपको पता लगे फेब में जाके हुई है, यानी ईयर एंड पे सही थी, फेब में पता लगा कि पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई, कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये इवेंट क्या ईयर एंड पे एग्जिस्ट करता था? नहीं, ईयर एंड पे तो बिल्कुल सही थी। अब आप रिपोर्ट साइन करेंगे तो गोइंग कंसर्न के बेसिस पे करेंगे या नॉन गोइंग कंसर्न? अच्छा, नॉन गोइंग कंसर्न इसलिए करेंगे क्योंकि आप गोइंग कंसर्न की असेसमेंट बियॉन्ड ईयर एंड करते हैं। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो सबसे पहली चीज हमने ये सीखी और मैंने पहले भी बताई है कि अगर एक कंपनी नॉन गोइंग कंसर्न होती है ईयर एंड के बाद, तो आपने ये देखना होता है कि यार ईयर एंड के बाद अगर नॉन गोइंग कंसर्न हो गई, रिपोर्ट तो आज आप साइन कर रहे हो, उसका मतलब ये कि कंपनी अगले 12 महीने सर्वाइव, तो उसकी एक एक्सेप्शन है कि आपको उसको ईयर एंड के मुताबिक देखना ही नहीं होता। पर हाँ, जो मैं लायबिलिटी की बात कर रहा हूं वो गोइंग कंसर्न का मामला नहीं है, वो लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन का है। अब IS 1 आप लोगों ने तमीज से पढ़ा हो ना अगर, तो IS 1 में ये लिखा हुआ है, अभी FAR 2 में वापस करेंगे, IS 1 में ये लिखा हुआ है लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में तब आती है जब आपके पास अनकंडीशनल राइट टू डेफर हो। ये चाहो तो लिख लेना अपने पास, लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में तब आती है, लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में तब आती है जब आपके पास अनकंडीशनल राइट टू डेफर हो। इसका मतलब यह है कि आपको ईयर एंड पे कोई कंपेल नहीं कर सकता था कि पैसे पे करो, ईयर एंड के ऊपर कोई कंपेल नहीं कर सकता था कि पैसे पे करो, क्योंकि आपके पास अनकंडीशनल राइट था। तो यही तो है ना कि वो कह रहा है करंट में तब आएगा ना कि आप डेफर कर सकते हो 1 साल से ज्यादा, तो करंट में बताओगे ना। देखो नहीं नहीं नहीं, वो कह रहा है कि जब आपके पास ऑल टुगेदर अनकंडीशनल राइट ना हो तो करंट, और अनकंडीशनल राइट है तो नॉन करंट। वही तो कह रहा है ना, वही तो कह रहा हूं कि अनकंडीशनल राइट का होना ही ये फैसला करेगा कि 12 महीने के बियॉन्ड जा सकते हो
या नहीं जा सकते? वो सिंपल लिखा हुआ IS 1 की 4 कंडीशन है करंट और नॉन करंट की। देखो वापस से आप सिंपल ये बोलो कि इफ देयर इज अ अनकंडीशनल राइट टू डेफर द पेमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स, आप बोलोगे नॉन करंट। इफ देयर इज नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर द पेमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स, तो भी किस में आ जाओगे? करंट में। तो मैं आपसे पूछता हूं वापस इसी केस के अंदर, ये जिसने सवाल पूछा था उससे भी पूछ लेते हैं। अच्छा अलीशा ये बताओ सोच के यहां पे कि 30 जून मेरा ईयर एंड है, उस पर मैं डेट कोवेनेंट ब्रीच कर चुका था, बैलेंस शीट बनती है एजेड की, एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि आपने अगर डेट कोवेनेंट ब्रीच किया तो आपको सारे पैसे इमीडिएटली पे करने हैं। आपसे पूछता हूं मैं, डू यू हैव द अनकंडीशनल राइट? नो। तो आपके पास अनकंडीशनल राइट टू डेफर है ही नहीं, तो इसका मतलब है आप पूरी की पूरी लायबिलिटी किसमें दिखाओगे? करंट में। तो यही लॉजिक है इसके पीछे, यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि हमें ये देखना है कि अनकंडीशनल राइट। अच्छा फिर क्लाइंट बहस करता है कि यार ईयर एंड के बाद तो आ गया ना, मैंने कहा बैलेंस शीट बनती है एज एट, अगर उस दिन आप पे केस हो जाता तो आप डेफर नहीं कर पाते, तो नहीं कर पाते दैट मींस कि दिस हैज टू बी प्रेजेंटेड इन करंट लायबिलिटीज। पहले बताओ कहानी समझ आती है? ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ बात समझ आती है जल्दी से जानी। गॉट इट, ओके। बट सर हाउ बैंक, एक सवाल आ गया भाई मार्केट में, हाउ बैंक मैनेज टू कीप एन आई ऑन कीपिंग मिनिमम कैश इन हैंड रिक्वायरमेंट्स एज डेट कोवेनेंट, हाउ दे ट्रेस। अच्छा भाई मुझे बताओ, वो कह रहा है बैंक कैसे ये नजर रखता है कि उसने डेट कोवेनेंट्स को कंप्लाई किया? नहीं, एक तो ऑडिटर, दूसरा उसको मंथली फाइनेंशियल जमा होते हैं, यानी हर मंथ जो एंट्री बनती है वो मंथली रिपोर्टिंग होती है। किसको? बैंक को। बैंक ये चेक रख रहा होता है कि इनके हालात वाकयात किस तरफ जा रहे हैं, और वो खुद नजर रखता है भाई। उसका तो अलग से डिपार्टमेंट होता है इसका जो काम कर रहा होता है ये वाला, उसको हम कहते हैं क्रेडिट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं? CMD कहते हैं उसको बेसिकली। तो वो क्रेडिट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट जो है बैंक्स का, वो चेक एंड बैलेंस रख रहा होता है कि जो मैंने शराइत लगाए थे क्या वो अभी भी कंप्लाइड हैं या नहीं है। तो बैंक के पास पे क्लाइंट भागा भागा जाता है, वो कहता है कि भाई हमें ये रिलैक्सेशन दे दो, बैंक फिर बोलता है चलो देखते हैं कि देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, अगर रिलैक्सेशन ईयर एंड से पहले आ जाती तो कोई मसला नहीं था, तो आप कहते हैं उसके पास अनकंडीशनल राइट था डेफर करने का। पर हम कह रहे हैं अगर ईयर एंड से पहले परमिशन नहीं आई तो मतलब ईयर एंड के ऊपर उसके पास अनकंडीशनल राइट नहीं था टू डेफर करने का, तो अल्टीमेटली वो लायबिलिटी उठ के कहां जाएगी? करंट में। क्लियर है? चलें, तो ये बात थी। अच्छा अब हमने ये कहा जब मैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात करूंगा तो हम लिखेंगे, मेक श्योर करेंगे कि करंट पोर्शन में आए, नॉन करंट में आए। यही है ना? अच्छा तो आप जब शेड्यूल्स बनाते हैं तो आपको शेड्यूल में दिख रहा होता है अपेरेंटली कि अगले साल कितना पे होगा और उसके अगले साल कितना पे होगा। तो जो अगले साल पे होगा वो किस में डाल दोगे? क्योंकि आपके पास अनकंडीशनल राइट टू डेफर नहीं है, वो करंट में आ जाएगा। और उसके बाद नॉन करंट, क्योंकि वो बियॉन्ड 12 महीने। क्लैरिटी है? और देखो आखिर में क्या लिखा हुआ, लोन टर्म्स आर एडिक्वेटली डिस्क्लोज, मॉर्गेज और चार्जेस, ये कहां से पता लगे थे? एक तो एग्रीमेंट से, कॉल कंफर्मेशन से। तो आप अब खुद सोचो कि आपके एफएस में जो अमाउंट्स आ रही हैं वो वेरीफाइड है, जो डिस्क्लोजर में लिखा हुआ है वो भी, क्योंकि आप ही की जिम्मेदारी बनती है कि अमाउंट्स को भी वेरीफाई करना है, डिस्क्लोजर को भी वेरीफाई करना है, तो डिस्क्लोजर में भी कोई मिसस्टेटमेंट होनी नहीं चाहिए। राइट टू डेफर, पर कैसे है वो? ईयर एंड से पहले बाद में? सही है, ईयर एंड से पहले बाद में सवाल ये होना चाहिए ना, कंडीशन एग्जिस्ट करती है नहीं। सही है, चलो ओके। अच्छा भाई ये तो हिसाब किताब हो गया आपका ऑल टुगेदर किसका? बोरिंग्स का। अच्छा सो फार वैसे गिन लें जो हमने अब तक किया, पीपी के 3 एक्सपेक्ट्स किए, नॉर्मल पीपी, इंपेयरमेंट, रीवैल्यूएशन और अलग से चेंज इन पॉलिसी, वो हर चीज पे अप्लाई हो सकता है। 4 चीजें हो गई। हमने रिसीवेबल किया, इन्वेंट्री किया, कैश इन बैंक किया, 8 हो गए। सही है, अभी कहानी बाकी है, पर अभी वो इतनी मुश्किल नहीं है कि हम आगे जाएं, पर सही है वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा आप अपने पास उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे अक्रूवल्स की बात हो रही है।
अभी बना देंगे अच्छा सा सवाल। हाँ भाई, अक्रूवल्स मिले? नहीं मिले? सवाल शुरू हो गया, चलो लिख लेना इसको अगर नहीं है तो। इधर, क्योंकि हमें हर एक एक्सपेक्ट को कवर करना है। इधर प्लीज देखिएगा जल्दी से, इधर। अच्छा भाई, अब एक चीज सुननी है आपने, समझनी है भाई। अक्रूवल का मतलब तो ये है ना कि रेलेवेंट पीरियड एक्सपेंस रेलेवेंट पीरियड में बुक हो जाए, ये अक्रूवल का मकसद है। यानी फॉर एग्जाम्पल कंपनी की पॉलिसी है कि वो सैलरी, हर महीने की जो सैलरी होती है वो अगले महीने की 2 तारीख को पे करती है। तो अगर मैं दिसंबर क्लोज कर रहा हूं अपना ईयर एंड, तो क्या वहां पे एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए? पेमेंट भले ही कब हो, बाद में हो, ताकि रेलेवेंट ईयर का एक्सपेंस रेलेवेंट ईयर में अकाउंट फॉर हो जाए। पहला हिस्सा। अच्छा, अब हम यहां पे लिख लेते हैं ना एग्जांपल्स। अच्छा, एग्जांपल्स के अंदर पहली चीज हमने कहा सैलरी का अक्रूवल। रेंट का हो सकता है? लॉयर की फीस हो सकती है? हाँ भाई, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का एक्सपेंस। अच्छा, वो सारे यूजुअल अक्रूवल्स हैं जो होने चाहिए, ये बात थी। अच्छा, ये तो सारी यूजुअल जो आपके लेवल पे मैंने बता दी है। सर, बैंक बोरिंग की कंप्लीटनेस के लिए बैंक स्टेटमेंट में भी क्रेडिट इंस्पेक्ट कर सकते हैं ना, कि कोई न्यू लोन तो ना मिला। अच्छा, पूरे साल में वो कह रहे हैं क्रेडिट इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो भाई मुझे एक बात बता शेख साहब, कि वो कह रहा है कि कंप्लीटनेस के लिए बैंक के क्रेडिट्स को देख लेता हूं। सही है, मान लिया क्रेडिट, पर मैं ये कह रहा हूं 365 दिन है और मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन होंगी, सारी वेरीफाई कर सकते हो शेख साहब? तो आप उतना करो ना जितना मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, ये की है। देखो शेख साहब, बात समझो ना आप फीलिंग तो समझें, मतलब मैं कह रहा हूं कि इम्प्रैक्टिकेबल बात कर रहे हो। हाँ, वैसे ही कहो कि अगर मैं क्रेडिट्स देख रहा था तो वैसे ही नजर में आ गया, तो आप वो रीचेक कर लेना कि क्या उसका लोन बुक हुआ है या नहीं हुआ। वो बात है। सही है, ऐसे तो नहीं ना कि स्पेसिफिकली जाके क्रेडिट्स देखूंगा सारे, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। सही है, चलें आगे। हमने ये कहा कि सर हम बात कर रहे हैं अक्रूवल की, और अक्रूवल के केस के अंदर हम कह रहे हैं कि हमारा मकसद ये होता है कि जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में बुक हो जाए। अच्छा, जब मैं ऑडिट कर रहा होता हूं ना, तो मैंने 99% केसेस में देखा, 1% एक आध बच्चा ऐसा निकल आता है जिसको मतलब ऑब्वियसली तमीज होती है, क्योंकि ये भूल जाता है। मतलब एक ऐसा नेग्लेक्टेड एरिया है, जबकि है बहुत इंपॉर्टेंट। सुनना है क्या इसमें, अच्छे अच्छे मैं बता रहा हूँ ना, एम्स मैनेजर्स भी इसको कटा के बैठे होते हैं। फिर जब मैं पूछता हूँ तो फिर चीज पता लगती है कि यार ये तो बुक ही नहीं हुआ था। इसको हम कहते हैं कि वो जानबूझ के एक्सपेंस को डिले करते हैं। ये एक फ्रॉड की टेक्निक है, ये एक फ्रॉड की। तो इसको पिक करने का स्पेसिफिक तरीका सिखा रहा हूं कि इसको कैसे डिटेक्ट करना है, पिक करना है कि क्या अप्रूवल्स होने चाहिए थे और जो हुए नहीं है। भाई हमें सबसे पहले तो ये लिखना है यहां पे, obtain detailed understanding of the entity and its operations and make sure that in accordance with the operations all the accruals have been booked.
ओके, मैंने सबसे पहले ये चीज लिखी है कि obtain detailed understanding of the entity and its operation, make sure that in accordance with the operation all the accruals have been booked. अब ये क्या बोला मैंने, जरा इसको सिखाता हूं, सुनना। होता ये है कि जब मैंने पीटीसीएल की अंडरस्टैंडिंग ली, तो पीटीसीएल की अंडरस्टैंडिंग में मुझे पता लगा कि एक लॉ है या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है कि इस कंपनी को रेवेन्यू का 1.25% एनुअल फी देनी है। अच्छा, एनुअल फी देनी होती है अगले साल के तीसरे महीने में, पिछले साल की, यानी 2024 चल रहा था तो उसकी मार्च में पे होगी, और जो 25 चलेगा तो उसकी 26 में पे होगी। अच्छा, अब मुझे वैसे अंडरस्टैंडिंग थी एंटिटी की, क्योंकि मैं तो आपको पता है ना, वो पहले भी सिखाया था कि लॉज एंड रेगुलेशंस भी आपने अंडरस्टैंड करने होते हैं कि जिस एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट कर रहा है उस पर कौन से कायदे कवानीन लगते हैं, वहां से भी रिस्क निकल के आते हैं। तो बात हो रही है अक्रूवल की। मैंने कहा अगर बिजनेस ऑपरेशंस को समझोगे आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी नस्ल के अक्रूवल होने चाहिए, कौन कौन से नेचर के अक्रूवल होने चाहिए। अच्छा, मैंने उससे पूछा अपने मैनेजर से कि यार ये बता भाई कि अक्रूवल देख लिए सारे? उसने बोला हाँ सर अक्रूवल देख लिए। तो मैंने कहा कि ये तो जो एनुअल रेगुलेटरी ड्यूज पे होते हैं बेस्ड ऑन रेवेन्यू, वो बुक किए इन्होंने? अच्छा बुक किए, मैंने क्या बोला? बुक किए उन्होंने। वो दिखा देखें सर एक्सपेंस आ रहा है। मैंने कहा आप एक्सपेंस देखे तो उसकी एक्यूरेसी कौन देखेगा? एक्सपेंस देखे तो उसकी एक्यूरेसी? बोला सर एक्यूरेसी हमने तो बोल रहा है कि हमने तो पेमेंट चालान देख लिया। अबे मैंने कहा भंगी वो पिछले साल का पेमेंट है, पेमेंट हो कब रही है, इस साल का एक्सपेंस क्या है? नहीं यही बात समझ, यानी किया हुआ क्या था, पिछले साल की पेमेंट इस साल एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड हुई थी, मतलब पिछले साल अक्रूवल नहीं बुक हुआ। अच्छा, तो मैं मैनेजमेंट के पास गया, मैनेजमेंट कह रही है तो उसका पिछले साल उसके पिछले साल हुआ होगा, उसका पिछले साल उसके पिछले साल हुआ होगा। मैंने कहा सही है, डिफरेंस लेते हैं कितना जमा हो रहा है। अब जैसे जैसे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा ये चार्ज बढ़ता जाएगा, यानी रेवेन्यू जितना ऊपर जाएगा उतना ये अक्रूवल, यानी वो चलती इस पे कैश बेसिस की अकाउंटिंग कर रहे थे, अक्रूवल बुक नहीं कर रहे थे। अच्छा, हो क्या रहा था, पिछले साल का इस साल का अगले साल, इस साल का जो डिफरेंशियल अमाउंट थी रेवेन्यू ग्रोथ की, वो अक्रूवल के तौर पे बुक नहीं हो रही थी। वो आ गया, डिटेक्ट हो गया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल जैसे क्या ताल्लुक है? वैसे ही, जस्ट आस्किंग जानी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना, हम तो कर रहे हैं टेस्ट ऑफ डिटेल। हम कह रहे हैं कि डिटेल के अंदर, मेरी डिटेल काम जो मैं कर रहा हूं उसके अंदर जितने अक्रूवल्स का एक्सपेंस है वो बुक हो जाना चाहिए। हाउ कैन आई मेक श्योर इन द कंट्रोल्स दिस टाइप ऑफ थिंग? आपका सवाल ये होना चाहिए सर इस पे क्या कंट्रोल लगाऊं कि ये ना होता, वो तो बात ही अलग है। हम तो कह रहे हैं कि हम टेस्ट ऑफ डिटेल खुद परफॉर्म कर रहे हैं कि ऐसे ऑडिट प्रोसीजर करूं जिससे मुझे पता लग जाए कि ये नौयत के एक्सपेंसेस होते हैं और क्या उसका अक्रूवल बुक हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई आपको बिजनेस की नॉलेज होगी ना, तो आपको खुद समझ आएगा कौन कौन से नेचर के अक्रूवल होते हैं जो इन्होंने बुक नहीं किए होंगे। तो पहले बताओ ये एनुअल रेगुलेटरी ड्यू समझ आता है? तो अब उससे पता क्या लगा मुझे कि एक डिफरेंशियल अमाउंट का अक्रूवल है जो इन्होंने बुक, वो कैश बेसिस पे चला देते। तो फिर हमने बुक करवाया। अच्छा, और फिर हमने करंट ईयर में बुक करवाया, तो रीस्टेट क्यों नहीं किया इममटीरियल? यानी हमारी मटीरियलिटी कोई 1 बिलियन थी और ये कोई एरर था 85 मिलियन का, 85 मिलियन का। आपको क्या लगता है उसने जब, अच्छा ये सही होना चाहिए था पिछले साल, पर आईएएस आपको कहता है कि अगर एरर इममटीरियल है तो करंट ईयर में एडजस्ट हो सकता है। आप रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, अगर एरर क्या है, पर आपको क्या लगता है मैंने रिटन रिप्रेजेंटेशन ली होगी कि वो करंट ईयर में सही कर रहा है, हमने बोला ये लो। क्लियर है? और मजे की बात, मैंने अपनी टीम को ये भी सिखाया कि जब उसने करंट ईयर में सही कर दिया ना, तो ये मिस स्टेटमेंट भी नहीं रही, क्योंकि आईएफआरएस के अकॉर्डिंग किया। नहीं आई बात समझ? देखो आईएफआरएस भी कह रहा है ना कि अगर इममटीरियल है
वो कहता है मटेरियल प्रायर ईयर एरर्स पीछे जाते हैं, जो इमटेरियल है वो तो करंट में ही आएगा, तो उसका तो कोई मसला ही नहीं था। पर मैंने गलती ये कर दी कि तुम लोगों को चौथी में बता दिया, मैं तुम्हें कंफ्यूज करता सवाल में डाल के, ये गलती हो गई शर्ट, ये रिग्रेट। जिसने नहीं सुना नहीं बताओगे वो भंगी, खत्म। यार ये इशू हो गया, चलो इसके अलावा कोई गेम डालेंगे इधर। पर वैसे बता रहा हूं मैं कि यार अगर ये देखो, चलो सीख ही मिल गई ना, कहने का मतलब है एग्जामिनर का किसी ने दिमाग घुमा ना, वो इस तरीके को घुमाएगा, वो क्या बोलेगा पता है, एक एरर था, इम मटेरियल था, क्लाइंट ने करंट ईयर में एडजस्ट कर दिया है, तो सही किया है ना। अब बच्चा लिख के आएगा वी विल मॉडिफाई द ओपिनियन, और रिटन रिप्रेजेंटेशन भाई जरूरत ही नहीं थी, तो सही तो कर दिया ना, उसने सही किया हुआ है। तो पहले बताओ ये बात याद रहेगी, क्योंकि देखो आप ऑडिट कर रहे हो फ्रेमवर्क के तहत, फ्रेमवर्क के तहत एफएस बने, वो उसने फ्रेमवर्क को कंप्लाई किया है, कोई मिस स्टेटमेंट, हाँ मिस स्टेटमेंट तब होती है जब उससे डेविएट करता, फिर आप बोलते हैं यार मेरी नजर में भी इमटेरियल है। सर इमटेरियल है और करंट ईयर में भी एडजस्ट ना करे तो फिर, हाँ भाई अगर इमटेरियल है, अब आप बोलोगे मिस स्टेटमेंट है, और करंट ईयर में वो एडजस्ट ना करे, अब मिस स्टेटमेंट है, अब आप बोलोगे लिख के तो तेरी नजर में भी इमटेरियल है, अब मिस स्टेटमेंट होगी, क्योंकि करंट ईयर में होना चाहिए था और हुआ नहीं है। क्लैरिटी है, पक्की बात है, ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ जल्दी से, क्लैरिटी है जल्दी से। तो ये कुछ टेक्निकल एरियाज हैं जो आपको पता होने चाहिए कि भाई अगर वो उसका दिमाग घूमे, वो कभी ऐसी चीज पूछे, वो सिर्फ ये टेस्ट करेगा कि बच्चे को फ्रेमवर्क की नॉलेज है या नहीं, और फिर उसको ऑडिट पे अप्लाई कराएगा। चलें ये, अच्छा प्लीज रिपीट, इफ अ मिस स्टेटमेंट इज इमटेरियल इट कैन बी एडजस्टेड प्रोस्पेक्टिवली इन द करंट ईयर। ये तो आईएस 8 में पढ़ा होगा ना चौसियों तुम लोगों ने, कि अगर एक मटेरियल प्रायर पीरियड एरर है तो पीछे आता है, शुरुआत यहां से होती है मटेरियल प्रायर पीरियड एरर। अगर इमटेरियल है तो वो करंट ईयर में एडजस्ट हो सकता है, तो वो तो मसला ही नहीं है, वो तो कोई मिस स्टेटमेंट है ही नहीं। सर ये इमटेरियल पहले तो नहीं पढ़ा था अकाउंटिंग में, माशाल्लाह भाई, वेरी गुड भाई, यही है यही है यही है, शुरू ही यहां से होता है, मटेरियल प्रायर पीरियड एरर। चलो मैं इस पे तुम्हारे लिए एक्सट्रैक्ट भी चिपका दूंगा आईएएस के, सही है, ताकि तुम्हें याद रहे थोड़ा सा। चलो अगेन एनीवेज आगे जल्दी, टाइम कम है इधर प्लीज। हमने कहा पहले बताओ कि आपको ये बात समझ आ रही है कि बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग से आपको रेलेवेंट अक्रूवल्स का अंदाजा हो जाता है कि ये बिजनेस है, इस पे यही अक्रूवल्स बनते हैं। एक और चीज सिखाता हूं इसी से ही, मैं यूफोन का ऑडिट कर रहा था, तो मैंने देखा ये यूफोन के लोगों को ये कमीशन देते हैं, यानी सिम बेचने पे, चीजें बेचने पे कमीशन दिया जाता है। इंश्योरेंस में भी ये होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस। मैं वहां से रेलेवेंट अक्रूवल्स को टारगेट कर रहा हूं, एग्रीड। चलें, अब मुझे ये पता लगा कि यार जो दिसंबर की सेल होगी, क्या दिसंबर की सेल पे अक्रूवल बुक हो जाना चाहिए? यानी एग्जाम्पल, दिसंबर में सुपर कार्ड बिके, दिसंबर में कोई नॉर्मल कार्ड्स बिके, सिम बिकी, तो जो टारगेट था फ्रेंचाइज का वो पूरा हुआ, तो क्या वो एक्सपेंस इस पीरियड का है? क्योंकि सेल इस पीरियड की है, इसका एक्सपेंस भी इसी पीरियड में आना चाहिए। जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसने बोला कि भाई वेरिफिकेशन होती है बाद में जाके ओके होता है। मैंने कहा भाई मैं आपको ये कह ही नहीं रहा कि अमाउंट सही होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं पहले अप्रूवल एक अंदाजा है, एस्टिमेट है, आगे जाके चेंजेस होंगे, वो चेंज इन एस्टिमेट है, इसका मतलब ये है ही नहीं कि तुम रिकॉर्ड ही ना करो। यानी वो हर साल के दिसंबर का अक्रूवल अगले साल लेके जाते थे। मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए, आप रेवेन्यू एक साल में बुक करो, उसका एक्सपेंस अगले साल में, रेलेवेंट पीरियड में लेके आओ। तो क्या ये बात समझ आती है अगर मैं यहां पे लिख दूं कि यूफोन पेस कमीशन टू इट्स फ्रेंचाइजी बेस्ड ऑन सेल्स, तो क्या इसके ऊपर एक कमीशन बुक होना चाहिए था? अच्छा फिर उसकी अलग अलग कैटेगरीज थी, इस हद तक बेचा तो इतना परसेंट, इस हद तक बेचा तो इतना परसेंट, तो वो बेसिस तो मुझे पता है ना। तो भाई आप उसका डेटा निकालो, जितना जितना उसने बेचा है, आप उस पर रेट लगाओ, आपको अप्रूवल की अमाउंट मिल जाएगी। पे कब करेगा? अगले साल। पहले बताओ कंप्लीटनेस समझ आता है, ये सारी चीजें किस पे हो रही हैं?
कंप्लीटनेस ऑफ अक्रूवल पे। यानी आपको कोई बोले अक्रूवल कंप्लीट बुक हुए या नहीं हुए, ये कैसे पता लगाओगे? आप बोलोगे आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए कि बिजनेस के अंदर रेलेवेंट अक्रूवल जो बनते हैं क्या वो रिकॉर्ड हुए या नहीं हुए। तो देखो मैंने भी ऐसे ही कितने डिटेक्ट किए थे, 2। फिर मैं इंश्योरेंस पे आया। इंश्योरेंस कंपनी का जब मैं ऑडिट किया था, मुझे पता है कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी बिकेगी उस पर कमीशन होगा। तो वो कमीशन के अक्रूवल तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, बुक होने चाहिए। उसको देखने का सीधा तरीका, दिसंबर का उठाओ महीना, उस पर रेट लगा दो कमीशन का, तुम्हें अक्रूवल की अमाउंट मिलनी चाहिए। नहीं है तो मतलब वो बुक। हम यहां पे मेक श्योर क्या करने लगे हैं, कंप्लीटनेस, कि ऑल द अक्रूवल्स हैव बीन एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लैरिटी है? कंप्लीटनेस पे एक और बात करते हैं। कंपेयर करंट ईयर अक्रूवल्स विथ द प्रायर ईयर अक्रूवल्स। अच्छा, क्या इससे ये पता लग जाता है कि पिछले साल कौन कौन से अक्रूवल थे और इस साल मिनिमम तो वो होने चाहिए? पिछले साल कौन कौन से अक्रूवल थे मिनिमम, इस साल तो वो होने ही चाहिए। अच्छा, अब ये मुझे ऐसे क्लाइंट को पता लगा था कि उसने लॉयर की फीस पिछले साल अक्रू की हुई थी, क्योंकि उनके पैनल पे होते हैं टैक्स एडवाइजर भी होते हैं, लॉयर्स भी होते हैं जो केसेस हैंडल कर रहे होते हैं। इससे ही अगला केस बनेगा जो अगली क्लास होगी। टैक्स स्पेशलिस्ट भी होते हैं, टैक्स एडवाइजर्स भी होते हैं, लॉयर्स भी होते हैं, उनके पैनल पे होते हैं, क्योंकि उनका कोई भी केस आएगा फौरन उनको रेफर होगा, वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो क्या वो फ्री में करेंगे, पैसे देंगे उनको? अच्छा, अब उनकी ना फीस होती है क्वार्टर बाय क्वार्टर की, मंथ बाय मंथ की। आपको क्या लगता है कि अगर मैंने उसको पैसे पे नहीं किए तो क्या इस साल का अक्रूवल नहीं बुक करूंगा? करेंगे। तो अब जब मैंने पिछले साल से कंपेयर किया ना क्लाइंट पे इस साल को, तो पिछले साल लॉयर का अक्रूवल आ रहा था, इस साल नहीं आ रहा था। तो मैंने क्लाइंट से पूछा भाई इसका अक्रूवल क्यों नहीं बुक किया? अब क्लाइंट के दो जवाब, या तो वो भूल गया तो मैं बोलूंगा कर ले, या तो वो बोलेगा भाई अक्रू होके पे भी हो गया, अक्रू होके, मैं बोलूंगा सही है पेमेंट दिखा दे, तो कहानी खत्म। तो क्या हमारा रिस्क गलत था? क्या हमारा प्रोसीजर गलत था? नहीं, हम तो कंपेयर कर रहे हैं कि पिछले साल जो यूजुअल अक्रूवल्स थे क्या वो इस साल मुझे दिख रहे हैं। अच्छा, पहले तो मैंने बिजनेस नॉलेज के हिसाब से जो जो मैक्सिमम होना चाहिए वो है या नहीं है, तो मैंने कहा चलो सही है जो मेरे दिमाग से निकल जाए पिछले साल से कंपेयर कर लो। हम जो काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, कंप्लीटनेस पे। बात समझ आती है? अच्छा, ये तो होगा सारे अक्रूवल की कंप्लीटनेस, कि जिस जिस नौयत के अक्रूवल होने चाहिए क्या वो बुक हुए या नहीं हुए रेलेवेंट पीरियड के अंदर। अच्छा, फिर हमने कहा सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ अक्रूवल्स एंड इंस्पेक्ट सब्सिक्वेंट एक्चुअल इनवॉइसेस। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का अक्रूवल बुक किया मैंने, कितना बिल आएगा? बाद में कुछ और आया, क्या ये एक्यूरेसी और वैल्यूएशन टेस्ट कर रहा हूं मैं? एक्यूरेसी और वैल्यूएशन टेस्ट कर रहा हूं, हाँ या नहीं? अच्छा, एक्यूरेसी और वैल्यूएशन ऐसे टेस्ट कर रहा हूं ना कि मैंने किया ये, मैंने सैंपल उठाया अक्रूवल्स का और मैंने देखा बाद में उसकी इनवॉइस कितने की आई। अच्छा, तो अक्रूवल और इनवॉइस में फर्क हो सकता है? सकता है, ये तो अंदाजा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कमीशन की बात की थी मैंने, किसकी बात की थी? तो कमीशन के केस के अंदर हमने क्या किया था, यही तो किया था कि हमने अंदाजे से कमीशन एक्सपेंस बुक कर लिया। अब बाद में हो सकता है कोई एडजस्टमेंट्स हो, तो वैल्यूएशन ऐसे ही तो वेरीफाई कर रहा हूं। क्या ऑडिट खत्म हो गया था, ये 2-3 महीने हम ही हैं, हम ही हैं। तो हमने कहा भाई ये तू, अच्छा बाद में पता लगा कमीशन तो उसके भी 2 गुना ज्यादा था, तो क्या मैं इसको बोलूंगा तूने सही किया भाई, इसको बोलूंगा अक्रूवल बढ़ाओ? तो एक्यूरेसी ऐसे वेरीफाई हो रही है ना कि मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई तूने क्या बुक किया भाई ये। अच्छा, अब सब्सिक्वेंट पेमेंट देखी, लॉयर की इनवॉइस आई हुई है कोई 5 मिलियन की, हमने अक्रूवल बुक किया हुआ 3 मिलियन का, कितने का डिफरेंस है? अच्छा, तो मैं उसको बोलूंगा सही है, या मैं उसको बोलूंगा 5 मिलियन बुक करो? एक्यूरेसी वेरीफाई कर रहा हूं कि उसने क्या आपको बिल किया और आपने क्या बुक किया था, दोनों का डिफरेंस इज योर एक्यूरेसी ऑफ द अक्रूवल। यही किया हमने। चलें, ओके, तो हमने कहा कि भाई अक्रूवल के ऊपर
आपने कुल मिला के, कि मुझे पता था छोटे से प्रोसीजर है तो ये करना होता है। यानी फॉर एग्जांपल, अब आज के बाद किसी भी कंपनी में जाना, बोले मुझे अक्रूवल को वेरीफाई करना है। अक्रूवल मतलब एक ऐसी लायबिलिटी जो आगे जाके पे होगी पर बनती इस साल थी, और जिसकी इनवॉइसिंग अभी नहीं आई, या आनी भी है तो अभी नहीं है, पर बुक तो करूंगा मैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीटनेस के लिए आप बोलोगे पहले मैं ये देख लूं मैक्सिमम पॉसिबल जो मेरे पास बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से कौन कौन से अक्रूवल बनते हैं। अच्छा, ये होने के बाद आप क्या कर सकते हो, पिछले साल से देखोगे कि पिछले साल जो अक्रूवल बुक हुए थे क्या वो इस साल हुए या नहीं हुए। अच्छा, आप वापस से पूछूं तुमसे, ये वाली चीज हम एक और जगह करते हैं रिलेटेड पार्टी में, उसके अलावा भी एक जगह की थी। कहाँ की थी बंगी, वही पूछ रहा हूँ। लिस्ट ऑफ डेटर्स में, रिसीवेबल्स में, ये चीज। अच्छा, डेटर्स में इसलिए की थी कंप्लीटनेस के लिए, यहाँ पे भी किसके लिए कर रहे हैं, कंप्लीटनेस के लिए। बात समझ आती है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कंप्लीटनेस को इंश्योर कर रहे हैं कि जो अक्रूवल बुक होने चाहिए या नहीं हुए। अच्छा, आप मुझे बताओ, जैसे सैंपल ऑफ अक्रूवल लिया, इंस्पेक्ट कर ली सब्सिक्वेंट एक्चुअल इनवॉइसेस। अच्छा, अक्रूवल की एक्यूरेसी के लिए एक बेसिक प्रोसीजर ये भी होता है कि आप अक्रूवल की वर्किंग लेके रिकैलकुलेट कर लो। जैसे कमीशन की बात की थी मैंने, तो क्या कमीशन का स्लैब एक होगा, अलग अलग होगा? यानी हमने कहा कि अगर तुमने 1 मिलियन की सेल की तो इतना कमीशन, 2 मिलियन की सेल की तो इतना कमीशन। तो क्या हम अक्रूवल की वर्किंग ऑब्टेन करके उसको रिकैलकुलेट कर सकते हैं? यस। तो ये भी लिख देते हैं यहां पे, ऑब्टेन वर्किंग ऑफ अक्रूवल एंड रिकैलकुलेट द अमाउंट टू इंश्योर whether the accrual made is appropriate or not. हाँ जी, तो ये तरीका कार है आपके वेरीफाई करने के अक्रूवल। तो हमने कहा चलो ये भी साथ साथ कर लेते हैं, एग्रीड है। तो कुल मिला के आपने जो लोन्स किया था उसके साथ ये भी ऐड कर दो। सर ये एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई कर रहा है ना पॉइंट 1 में? जी बिल्कुल, एग्जिस्टेंस तो तब वेरीफाई करेगा। देखो, आप उलट बोल रहे हो। एग्जिस्टेंस वेरीफाई करने का मतलब है, आप एग्जिस्टेंस क्यों वेरीफाई करते हो, आप बोलते हो एक चीज मेरी किताबों में आ रही है पर हो सकता है ना मौजूद हो। ये एग्जिस्टेंस का मतलब है ना, कि जो मेरी किताब में आ रही है क्या वो मौजूद भी है या नहीं है। तो हम तो उलट काम कर रहे थे जानी, हम तो ये कह रहे हैं एग्जिस्टेंस का। देखो, अच्छा एक और चीज तुम्हें सिखाता हूं तुम्हारी नॉलेज के लिए, लाइबिलिटीज के लिए। लाइबिलिटीज में मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, एक जेनरिक इनहेरेंट चीज बताता हूं। लाइबिलिटीज में कभी एग्जिस्टेंस का रिस्क होता ही नहीं है जनरली, बात समझिएगा। लाइबिलिटीज में कभी एग्जिस्टेंस का रिस्क, क्योंकि कौन चाहेगा बेवकूफ के मैं लाइबिलिटी रिकॉर्ड करूं फजूल में। नहीं आई बात समझ? देखो, एक एक दिमाग लगाओ इस पे। मैं ये, अच्छा जब मैं बैंक ऑडिट कर रहा था ना, मुझे रिव्यूअर ने कहा, बैंक, क्योंकि पीडीसीएल ग्रुप में वो बैंक भी है, वो पूरा ग्रुप ऑडिट कर रहा है, वो मुझे कह रहा, व्हाई यू हैवंट मार्क्ड रिस्क ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन डिपॉजिट्स। अच्छा, डिपॉजिट्स का मतलब क्या, कि जो लोगों ने पैसे रखवाए हुए हैं। अच्छा, मैंने कहा जस्ट परसीव फ्रॉम द ऑडिटर साइड that why the hell bank will say that I have to pay this amount to this individual. बैंक क्यों कहेगा? डिपॉजिट का क्या ही रिस्क है, लाइबिलिटी है। एग्जिस्टेंस का रिस्क यूजुअली कहां होता है, एसेट्स में, कि फेक फ्रॉडुलेंटली रखे हुए हों, राइट ऑफ ना किया हो, ओवर स्टेट किया हुआ हो। तो ये बात है। तो पहले बताओ, बात समझ आ रही है? दिमाग चलना चाहिए इसमें, कि बहस करने के लिए भी कुछ होना, कि भाई मैं कह रहा हूं कि तुम बोल रहे हो लाइबिलिटी की एग्जिस्टेंस का रिस्क, ओ भाई नहीं हो सकता। कौन बंदा चाहेगा मैं लाइबिलिटी को बिला वजह रिकॉर्ड करूं? हाँ, अनलेस के कोई हालात वाकयात ऐसे हों जो आपको वाइस वर्सा सोचने पे मजबूर करें। पर अगेन, जो फिर टैक्स इवेजन के लिए, अबे भंगी, टैक्सेशन होती है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से। आप जो भी प्रोविजन बुक कर लो, क्या वो मानेगा, या आपको गले लगाएगा, बोलेगा हटाओ उसको? ऐसा ही है ना? हाँ या नहीं? फर्क है। चले, तो आप मुझे एक बात बताओ, आप जितना भी अक्रूवल बुक कर लो, जितनी भी लाइबिलिटी बुक कर लो, क्या वो उसको मानेगा या वो हटवा देगा? क्योंकि अकाउंटिंग किसके हिसाब से होती है, आईएफआरएस के हिसाब से। क्लियर है? तो उसने ये वाला क्लॉज क्यों रखा है कि लाइबिलिटी ओल्डर देन 3 ईयर एड बैक होके टैक्स होती है? वो पागल है, उसने मतलब चल सही है, तूने निकाल भी दिया छुपा के, 3 साल बाद फिर आ जाएगा तू। बात समझ आ रही है? तो देखो, ये कानून अपने हिसाब से सही बना हुआ है।
कि वो चेक कर रहा है कि कोई टैक्स इवेजन है भी तो सामने आ जाएगी, और फिर ऑडिट है, टैक्स वाले खुद ऑडिट करते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो अच्छा, ये भी वही बात हो गई कि 30% का टैक्स बचाने के लिए 100% का एक्सपेंस। भाई एक बात है ना, आपने आप शेयर होल्डर को बोल रहे हैं डायरेक्टर, देखो सर आपको 30% का टैक्स बचाया, 100 का एक्सपेंस बुक किया है, बोलेंगे वाह भाई वाह, बेहतरीन, क्या बात है भाई, आप तो मतलब चैंप हैं ऑडिट के। चलें इधर, चलें तो पहले बताओ भाई जानी क्या बात समझ आती है, क्लैरिटी है। चलें मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा, पर अगली क्लास हमारी लाइव होगी 1 हफ्ता, सही है। इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू लीव यू गाइज बिकॉज आप दिल के बहुत करीब हैं, पर 1 हफ्ता मैं सिर्फ लाइव लूंगा इस्लामाबाद से, क्योंकि जब तक मेरे पास कहानी नहीं होगी नहीं, तब तक मैं बताऊंगा कैसे। तो वो नई कहानी इकट्ठी करने जा रहा हूं, पर रेस्ट एश्योर्ड लाइव होगी। सही है, चलें मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज। मिक्स वाले देता हूँ, चलिए जी, ओके, अल्लाह हाफिज।